प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग 6ठे रोज़ में दाखिल हो गई है और अब एक ऐसा वक्त आन पहुँचा है कि जब अमेरिका के बराह रास्त हमले का ख़तरा महसूस किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त धमकियाँ दे रहे हैं, अपनी ट्वीट्स में ईरान को सरेंडर करने का कह रहे हैं, अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं और ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि हम रेजिलिएंट कौम हैं, हम हमेशा अपनी हमीयत और गैरत के साथ लड़ते रहेंगे और हथियार नहीं डालेंगे। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अहमियत हासिल है। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के एजाज़ में ज़ोहराना दे रहे हैं। अब जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है, इसके तनाजुर में इस मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान ईरान के हवाले से अपनी पॉलिसी पहले ही वाज़ेह कर चुका है। जाहिर है ये पॉलिसी अमेरिका के मफादात और अमेरिका की पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस मुलाकात में क्या होता है, पाकिस्तान क्या सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश करेगा या कर सकता है, या पाकिस्तान से कुछ ऐसी बात हो सकती है, ये देखना पड़ेगा और बड़ा इस हवाले से तमाम लोगों की नज़रें इस पर लगी हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका ईरान के हवाले से अब क्या अज़ाइम रखता है और क्या इस बात का खदशा मौजूद है कि वो बराह रास्त ईरान पर हमला करे इसराइल की बैकअप सपोर्ट करने के बजाय। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ जॉन हुसैन मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तेहरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जॉन साहब बहुत शुक्रिया। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। जमील अहमद खान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब आपको भी खुश आमदीद। सबसे पहले तो जॉन साहब ये बताइए कि क्या तेहरान इस वक्त अमरीकी बराह रास्त अमरीकी हमले को का खदशा महसूस कर रहा है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो जनरली मैं एंगेज कर सका हूँ आवाम के साथ और जो मैंने डिस्कशंस की हैं, नजर ये आ रहा है कि जनरल को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। जो ट्रंप का ट्वीट है उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, लोग इसको मजाक में ले रहे हैं एंड लोग जो है वो ट्रंप के हवाले से ज्यादा रिस्पांस अपनी जो एक्टिविटीज उनको चेंज नहीं कर रहे। हाउएवर जो करंट सिचुएशन है तेहरान और दूसरे इलाकों में टू इजराइल्स अटैक्स, वो गैर मुकामी है तेहरान के, वो इवैक्यूएट कर चुके हैं किसी हद तक और लोग जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई पैनिक मोड ऑन हो गया या कोई दिया यहाँ पे कि या कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन आ गई कि लोग लाइन लगा के खड़े हो गए सुपरमार्केट्स में या बैंकों पे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑब्वियसली मोर देन नॉर्मल सिचुएशन है क्योंकि स्ट्रेस तो है जाहिर है कि जो है वो लोगों ने ट्रंप की इस ट्वीट को या ट्रंप की बात में जो गुफ्तगू ट्रंप ने की उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया हो। बिल्कुल ठीक है सर, चलिए इस पे मजीद बात करते हैं। जमील अहमद खान साहब, अमेरिका आज से चंद दिन पहले यानी 6 दिन हुए इस जंग को, उससे 2 दिन पहले तक वो मुज़ाकरात की बात कर रहा था, मेज़ पर बैठने की बात कर रहा था, ईरान के साथ एक डील बनाने की बात कर रहा था और ईरान इसके लिए तैयार नज़र आता था और ईरान कह रहा था कि आइए बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अमेरिका अब 6 दिन के अंदर अंदर बराह रास्त ईरान पर हमले के लिए पर तोलता दिखाई दे रहा है। तो दरअसल क्या अमेरिका डायलॉग करना ही नहीं चाहता था और उसके अज़ाइम ही ये थे कि वो ईरान पर हमलावर हो, या आज भी ये खतरा नहीं है कि वो ईरान पर हमलावर होगा और बातचीत के नतीजे में ही कोई नतीजा निकलेगा? आप कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? फिर ये वही हुआ जो इजराइल चाहता था और उसी तरफ रुख बढ़ गया, क्योंकि इजराइल कई दहाइयों से ये चाहता था कि जो एक वाहिद कुव्वत रह गई है जो आंखें दिखलाती है इजराइल को, उसको भी किसी तरीके से मस्मार कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और इजराइल का तो ये महसूस ये हो रहा है कि इजराइल अपने उस प्लानिंग में, और उसके पीछे पूरी एक तारीख है, मैं बताता हूँ। इजराइल अपने इस मंसूबे में वो कामयाब होता नजर आ रहा है कि अमेरिका को बीच में घसीट ले। अच्छा, अमेरिका को घसीटने वाली बात तो कम, लेकिन मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, जो कि अकाबरीन कह चुके हैं, अमेरिकन अकाबरीन और इजरायली अकाबरीन, टॉप लीडरशिप के, इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल। लेकिन अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप आज से चंद दिन पहले ट्रेड की बात कर रहे थे, वो कहते हैं मैं जंगें खत्म करने के लिए आया हूँ, मैं जंग चाहता ही नहीं हूँ, और आते ही उन्होंने सीज फायर की बात की, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो गाजा का मामला हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मामला हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब वो बराह रास्त जंग करना चाहते हैं और धमकियां दे रहे हैं ईरान को? अब कल दे दिया दबे अल्फाज में स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मिस फिशर ने, और उन्होंने ये जवाब दिया जब उनसे सवाल किया गया, अल जजीरा के एक बहुत मंजे हुए साफी ने सवाल किया कि जी ये आप अपनी बताएं कि कोई 26
मार्च को तो कहा गया और आपके इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने कहा कि ये उनके पास कोई ऐसा अभी नहीं है कि वो फौरन बना लें अपना न्यूक्लियर वेपन। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तो वो तो तकरीबन नजदीक पहुंच गए हैं और वो तो इस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, व्हाइट हाउस डेली बेसिस पे जो भी उनको आजकल फैसले जाहिर है उन्होंने करने हैं। तो फिर बाद में तबसरा करते हुए अल जजीरा ने ये बतलाया कि अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल हो रही है। तो लिहाजा इसका भी आपके जो गुफ्तगू है इसमें जो पहले डिप्लोमेसी की बात हो रही थी अब वो तब्दील होते होते अब वो लड़ाई पर आ गई है, अब जंग पर आ गई है। और मैंने जैसे इब्तदान बताया कि अमेरिका इज इजराइल और इजराइल इज अमेरिका और जिन का मैच। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के एजाज़ में जो जोहराना डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। मौजूदा हालात में और ख़ास तौर पर ईरान वाले तनाजुर में आप इस मुलाकात की क्या अहमियत देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। ख़ास तौर पे न सिर्फ ये पाकिस्तान और अमेरिका का, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन है ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है जी। वी ऑल अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ का क्या इम्पैक्ट है या वहाँ पे होना, और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अभी अफ़गानिस्तान के जो उनके भी कंसर्न्स हैं और हमारे भी कंसर्न्स हैं जी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि हम बहुत देर चीखते रहे। $7 बिलियन का वो यहाँ पे असला छोड़ के गए हैं और यहाँ पर एक जो पाकिस्तान के जो हालात, इसकी मेजर रीज़न अफ़गानिस्तान है और उसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको हुई है। अब ईरान, अगर ईरान भी उसी कंडीशन में चला जाता है जिसमें अफगानिस्तान है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। इनस्टेबल अफगानिस्तान एंड इनस्टेबल ईरान। तो उधर आर्मी चीफ जो है वो बड़े क्लियरली तरीके से जो 1-to-1 या आपकी आमने सामने मुलाकात होती है तो यू नीड टू। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ईरान के हवाले से और इजराइल के हवाले से बड़ा वाज़ेह है, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई इबहाम मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही है। उस पर देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, फिर ये अपने रीजंस बताएंगे कि जी हम क्यों इस मौक़िफ़ पे कायम है। आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इनसे ऐसी चीज़ तो कहेंगे नहीं ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में, जो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं करेगा जी, चाहे वो कहते भी रहे। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। और ईरान देखिए हमारा हमसाया है, हमने सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहना है और पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड इस एनवायरनमेंट में जब पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की जा चुकी है, दैट टू फ्रॉम इंडिया, और ईरान और इंडिया के पास्ट में ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, कोई इतने बुरे क्या, बहुत ही अच्छे रहे। तो पाकिस्तान को गिले शिकवे ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसानियत के लिए, ईरानी अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान को ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि इनस्टेबल ईरान जो है वो हमें भी ख़तरा है। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट भी है, लेकिन उससे बढ़कर हमने उनको सपोर्ट किया है। हम अब्सटेन भी कर सकते थे, खामोशी भी, वो कहते हैं ना क्रिमिनल खामोशी भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा किया। तो अब इस मुलाकात का सबसे बड़ी एक तो एडवांटेज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस रीजन की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ये उनको समझाएंगे। फिर जब एक आप किसी पर्सन से मिल लेते हैं तो आपकी एक पर्सनल केमिस्ट्री इस्टेब्लिश होती है जी। आपको फिर उसकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि हाउ मच ही कैन डिलीवर। सही। और देखिए अमेरिकन हम में से डिलीवरी देखना चाहते हैं। वो हमारे साथ कोई प्यार मोहब्बत या वो हुस्न सलूक या उसका रिश्ता तो है नहीं। वो देखेंगे कि पाकिस्तान क्या हमें डिलीवर कर सकता है। मैं तो सेंट काम में असदुल्ला साहब रहा हूं, मैंने 2 साल इनके साथ काम किया है। अमेरिकन हों या फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क हो, उसको चाहे आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो, अब उस जंग में उसकी सपोर्ट लेने के लिए आपको उनको ये बताना पड़ता है कि आपको इसमें क्या फायदा है, व्हाट इज देयर फॉर यू। तो वो दे काउंट फॉर एवरी बिल दे पे, दे काउंट फॉर एवरी वेपन दे गिव यू, दे काउंट फॉर एवरी स्पोर्ट, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी स्पोर्ट है उसका उन्होंने कुछ ना कुछ लेना होता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड। और फिर जब आप फील्ड मार्शल आसिम जो है वो जो इंडिया की जो एग्रेशन हुआ है, पहले तो उनका शुक्रिया भी अमेरिका का ऑफ कोर्स अदा करेंगे जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। नॉट दिस कि हम कोई भागे भागे उनके पास गए थे, इट वाज इंडिया, और वो इंडिया उनका वॉच डॉग है। इंडिया उनका सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उनका लीड कंट्री है। तो उसका वो जो कहते हैं ना, मैनेजर साहब ने जब देखा कि मेरा बॉक्सर अभी नॉकआउट होने वाला है तो ही थ्रू हिज टॉवल। Having said that, still we should be thankful to America कि उन्होंने इस रीजन के 1.6 बिलियन लोगों को एक कैटास्ट्रॉफिक वॉर से बचाया जी। दिस इज अ न्यूक्लियर वॉर। अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया की जो लीडरशिप है, अभी विक्रम मिस्री साहब का आज आपने वो बयान देख लिया होगा, कंफ्यूज्ड,
टेंशन, वो उनको तो मेरे ख्याल में रात को नींद भी नहीं आती होगी इंडियंस को कि आसिम मुनीर इस इंपॉर्टेंट मौके पर डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मोदी साहब G7 से हजीमत उठाने के बाद, अपने मीडिया की बेइज्जती करवाने के बाद, जिनको अंदर एंटर ही नहीं होने दिया गया कॉन्फ्रेंस में। जॉन साहब, ये बताइए कि जो इस वक्त ज़ाहिर एनालिसिस हो रहा है कि पिछले 6 दिन में ईरान की ताकत का मुजाहरा किस तरह से हुआ है और इजराइल का किस तरह से, तो जो स्ट्राइक्स की हैं ईरान ने, उसमें हमारे सामने पूरा क्लियर पिक्चर शायद इसलिए भी नहीं है कि मीडिया कंट्रोल्ड है और हैफा में होने वाले नुकसानात जो हैं उसका हमें पूरी तरह से इदराक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑयल रिफाइनरीज को भी अटैक किया गया है, वहाँ पर जो एयर बेसिस है उसको भी निशाना बनाया गया है, फिर वहाँ जो पावर प्लांट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है, तल अबीब में भी इसी तरह से हुआ है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि चलिए ये तो ईरान ने जो अटैक किया, अगरचे वो उसका सिर्फ 10% ही वहाँ पर सक्सेस रेट जो है वो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इसराइल के लिए काफ़ी बड़ा डैमेज है। ये कितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, यानी अगर ये जंग लंबी होती है तो ईरान कितना अरसा सस्टेन कर सकता है? देखिए, ईरान ने काफी, आई वुडंट से कि सक्सेस रेट इस इन टर्म्स में नापा जा सकता है कि जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, ईरान ने काफी हद तक सक्सेसफुली ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि इजराइल इज नॉट इम्यून। इजराइल जो है वो कोई इम्यून नहीं है, बदमाशी नहीं कर सकता इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक सक्सेस है ईरान के लिए कि कोई किसी ने जो है वो जाके डायरेक्टली जवाब दिया इजराइल को और डायरेक्टली रियलाइज करवाया कि गाजा में जिन लोगों को परेशानी होती है वो किस तरीके से गुजरती है। हाउएवर ईरान ने जो कि मैं आपको स्ट्रेटेजिक की लोकेशन बताऊं जहां पे हिट किया है, मेओन बेस पे, मिरॉन एयर बेस पे, नवातेम पे और नेगिब डेजर्ट पे कल भी थायड मिसाइल्स की जो लॉन्चर्स थे उनके ऊपर किया है। कल गिलियड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्ट्राइक किया है। कल एक पावर स्टेशन के ऊपर भी स्ट्राइक किया है। हाइफा में जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी, तेल अवीव में डायरेक्टली दूसरी जगहों पे भी ईरान ने जो है सक्सेसफुली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हुए काफी हद तक डैमेज पहुंचाया। और सेंसरशिप इतनी ज्यादा है कि वहां पे कुछ जर्नलिस्ट जो वीडियो स्ट्राइक्स की उनको भी इजराइल ने अरेस्ट कर लिया और उनकी भी लोकेशन इस वक्त पता नहीं है। तो तफसीलात इतनी ज्यादा इजराइल से यहाँ पे हमें मौसूल नहीं हो रही क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर द डैमेज इज बीइंग कॉज्ड। इजराइल ने खुद भी नोटिफिकेशन इशू किए हैं लोगों को कि वो छोड़ दें अपने इलाकों को। ईरान की साइड पे अगर बात करें तो ईरान ने 1 ड्रोन्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया और गिराया कल रात से अब तक, जिसमें से एक हर्मेस 900 जो ड्रोन है इजराइल का उसको भी गिराया है। उसकी एट द सेम टाइम ईरान शहर में, बाकर शहर में, खुर्रम शहर में, इन तीनों जगहों पे छापे मार के ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसी वो पाया है या ऐसी फैसिलिटीज को कब्जे में लिया है जहां पे डोमेस्टिकली ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, असेंबल किए जा रहे थे, उनको यूज किया जा रहा था। और सुबह के टाइम जब मैं छत पे बैठा हुआ था, मेरे सामने भी ईरान के जो मिसाइल डिपो है, एक मिसाइल डिपो के अंदर आग लगाई गई। बाद में एल्बोर्स प्रोविंस में एक रिमोट कंट्रोल्ड मिसाइल लॉन्चर भी पाया गया इजराइल का ईरान के अंदर। एंड इससे पहले बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूं, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन का ही इस वक्त एयर डिफेंस मौजूद है। एक $12 मिलियन मिसाइल आता है फतह 1 या फतह 2, जो $1 लाख या $2 लाख के बीच में जो ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। जमील साहब, सर ये बताइए कि एक तो अभी जो मैंने आज अमेरिका में होने वाली मुलाकात के बारे में कहा कि सवाल किया था अभी जनरल साहब से भी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के तनाजुर में? आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से और जोहराना रखा गया है इनके एजाज़ में, फील्ड मार्शल साहब के एजाज़ में, तो आप इस मुलाकात को पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो बेहतर होना शुरू हो गए जब से पाकिस्तान ने 24 मई के बाद से अपनी न सिर्फ खारजा पॉलिसी की मैच्योरिटी दिखलाई बल्कि मिलिट्री डिप्लोमेसी की मैच्योरिटी दिखलाई और अपनी सबकत और ताकत को मनवाया। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत हैं कि ताकत को काफी उसका एहतराम करते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी ताकत को मनवाया जिसकी वजह से पाकिस्तान की, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपनी नफ्सियाती तरीके को अगर देखा जाए तो एक वो उनके दिल में, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का बहरहाल एक अहम रोल है और पाकिस्तान का अहम रोल जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में भी है, जिस बात पर मैं चंद लम्हे बाद आता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा अहमियत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक पीस मेकर मनवाना चाहते हैं। हालांकि जो इजराइल के हवाले से अगर बात की जाए, गजा के हवाले से बात की जाए, तो मैं शुरू से पहले दिन से ही कह रहा हूं कि उसको अगर अलहदा रख दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश यही होगी कि वो यूक्रेन वाले मामले को पीसफुल, जो भी अभी मामलात हैं उसके बाद
पीसफुल तरीके से कल्मिनेट करें, और साथ में कश्मीर के मामले में जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया आपने, उसको पीसफुल तरीके से। तो उस तनाजुर में अगर देखें तो आज की मुलाकात फील्ड मार्शल की, हमारे सिपाही सालार की, वो बड़ी कलीदी अहमियत की है। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की, क्योंकि अमेरिका के साथ गो की हजकोलों के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुकात हमारे रहे, लेकिन बड़े अच्छे और बड़े नफीस और बड़े उम्दा ताल्लुकात भी हमारे रहे। तो उसमें पेंटागन ने तो हमेशा, जन साहब ज्यादा बता सकेंगे जन जायद इसको, कि पेंटागन ने तो हमेशा राब्ता रखा हमारी आर्म फोर्सेस से, और मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी हमेशा जो है वो किसी न किसी तरीके से एंगेजमेंट में भी रही और अपनी कम्युनिकेशन में भी रही। जहां पॉलिटिकली यस सैंक्शन भी लगे, प्रॉब्लम्स भी रही, कुछ हचकोले भी आए, लेकिन उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आज का जोहराना यकीनन बड़ा कलीदी है। दूसरा इसका तनाजुर है जो खित्ते में इस वक्त भूचाल सा आया हुआ है, उसमें पाकिस्तान पे मैं कल यहाँ भी इस्लामाबाद में कुछ लोगों को मैंने बताया कि भाई अपना कंटिजेंसी प्लान तो तैयार कर लो, क्योंकि ईरान में जबकि अल्टीमेटम दिया है और बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने, नो वन लेस देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, कहता है खाली कर दो आप। अब वो 1 करोड़ अफराद हैं, उन्होंने, ठीक है ईरानियंस का एक रिजॉल्व है, 5000 से 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। पिछले तकरीबन 199 साल 200 साल से 1 साल कम में उन्होंने 8 बड़ी जंगें और ये 9वीं जंग लड़ रहे हैं, और हर जंग के बाद रेजिलिएंट कौम दोबारा पैरों पर खड़ी हो गई है। इस दफा क्योंकि टेक्नोलॉजी और हम आहंगी जो इजराइल की और अमेरिका की है उसमें थोड़ी सी ज्यादा तंगी है, लेकिन एक होमोजेनियस कौम है, एक कौम जिसमें रिजॉल्व है, वो तो किसी ने जब तक वो है कायम उसने रेजिस्टेंस तो देनी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिफ्यूजीज का मसला हो सकता है, पाकिस्तान पे ऑयल का मसला हो सकता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का आप जिक्र कर रहे थे पिछले इसमें, और साथ में न सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज बल्कि बाबुल मंदाल होती बैठे हुए, बाबुल मंदाल के सर पर जो कि अदन जो यमन का एक आखिरी कोना है, वहां से सिर्फ कोई 45 किलोमीटर का फासला है एरिटेरिया का, ये बाबुल मंदाल जिसमें रेड सी, जिसमें सारे का सारा मेडिटेरेनियन सी को गुजरगाहें जाती हैं और सारी रसदगाहें जाती हैं दुनिया का, तकरीबन यहाँ से सारी एनर्जी जाती है और माल बर्दारी होती है, तो उसमें तो एक भौचाल आ जाएगा। तो उस सिलसिले में ये जो ओवरऑल तनाजुर है, उस तनाजुर में यकीनन ऐसी बैठकें जब होती हैं तो वहाँ गुफ्तगू तो होती है, लेकिन असल मामला जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि एक तरफ तो इजराइल का साथ देना मजबूरी है किसी भी प्रेसिडेंट की, और डोनाल्ड ट्रंप की उसमें साथ साथ उनके आप दामाद को देख लें, उनके साथ जो टीम है देख लें, उन्होंने तो वैसे देना है, हर प्रेसिडेंट ने किया है, लेकिन इन्होंने तो देना ही देना है साथ। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था कि वो साथ में ये भी साबित करना चाहते हैं कि देखिए बाकी जगहों पर तो मैं अमन ला रहा हूँ ना, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये 2 तनाजुर में नजर आता है। और फिर जब बैठक होगी तो पाकिस्तान के पास क्योंकि अब भी काफी हद तक अमेरिकन इक्विपमेंट है, उसमें कुछ हमें पुर्जे हिस्से चाहिए होते हैं, कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं जो कि हमें उस सप्लाई की नोयत, गो कि अब चाइना की तरफ हमारा रुख काफी हो गया है, लेकिन फिर भी हमें कुछ इक्विपमेंट्स की अपनी मेंटेनेंस के लिए उसकी जरूरत है। और दूसरी बात यह कि दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, FATF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, एशियन बैंक हो गया, ये सारे के सारे उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका का है, और इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि उनकी उसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा है, चाहे वो फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन हो या डायरेक्टर अपने जो है उनके लिहाज से। तो ऐसे तनाजुर में जबकि ये एक काउंटडाउन शुरू हो गया है ईरान के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के हवाले से, कि बस किसी वक्त भी महसूस होता है कि ये मामला जो है वो अटैक की तरफ चला जाएगा, और अमेरिकन वो तो कह रहे हैं ना कि सबर का पैमाना लबरेज हो गया, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ईरानी भी तैयार हैं
जी, ईरानी भी तैयार है। उनके स्पोक्स पर्सन ने अभी बताया 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, वो आपके नुमाइंदे जो वहाँ हैं ईरान में, वो आपको बता सकेंगे सही तरीके से, जॉन साहब। तो वो तो कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल तैयार हैं, और उन्होंने पहले भी, इससे पहले की जंगों में भी दिखलाया है, और साथ साथ उन्होंने बताया है वो कि तैयार तो हैं, लेकिन वो कितना अरसा जंग लग सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जमील साहब ये है ना कि कितना अरसा वो जंग ये लड़ सकते हैं, और कितनी कैपेबिलिटी है ईरान की, और अगर इजराइल के साथ अमेरिका भी शामिल होकर बराह रास्त हमला करता है तो क्या ये रजीम बरकरार रहेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्द साहब के सामने मैं सवाल रखता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, जैसे कि अभी जमील साहब बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि वो ज़हनी तौर पर ईरान तैयार है कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो हम लड़ेंगे, और आयतुल्लाह खामनेई ने भी कहा कि हम रेजिलिएंट कौम है और हमारी पूरी तारीख है, हम हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन अमेरिका की पहली कोशिश ये है कि रजीम चेंज हो, तो दूसरी जो उसकी ख्वाहिश है वो आसान हो जाएगी, यानी जो न्यूक्लियर डी न्यूक करना है ईरान को। आप इसके कितने इम्कानात या खदशात देखते हैं कि अमेरिका जो है वो रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाए? क्योंकि वो तो ये भी कह चुके हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम आयतुल्लाह खामनेई को ही असैसिनेट कर दें। जी देखिए, सिचुएशन इज़ क्रिटिकल जी, और इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको प्रेडिक्ट करना तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुद भी अपने आप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। वो सुबह एक स्टेटमेंट देते हैं, शाम को दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, बट जो इतलात आ रही हैं, जो जिनसे थोड़ा सा पल्स जो आ रही है उससे, देखिए इरानियंस आर अ नेशन, इसमें कोई शक नहीं। अब ईरान से इस तरह की ट्वीट और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट गिव द ऑर्डर्स। उन्होंने कहा ना कि नो मोर, वो जो दूसरा उन्होंने ट्वीट किया वो व्हाटएवर कंप्लीट सरेंडर का जी, तो उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अनकंडीशनल सरेंडर पे उन्होंने कहा है जी कि गिव द ऑर्डर्स। बहरहाल ये जो प्रैक्टिकली फिजिकली जब चीज़ें ग्राउंड पे हो रही होती हैं तो ये चैलेंजिंग है। ट्रंप को मैं समझता हूं कि नेतन्याहू बहुत अरसे से ट्राई कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में तो कोई शक नहीं किसी को ना चाहिए। अभी देयर एलिमेंट्स और ऑल्सो मूविंग, यूरोप में कुछ वो अपने एयर एलिमेंट्स लेके जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में ला रहे हैं अपने, जो ऑलरेडी वहाँ पे उनके अराउंड 36 के करीब, मेरे ख्याल में 36 से 40 के करीब इनकी इस रीजन के अंदर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स हैं। कतर में है, कुवैत में है, डिफरेंट जगहों पर वो भी अलर्ट पे हैं, कैपेबिलिटीज़ भी हैं, कैपेसिटीज़ भी हैं। बट ट्रंप इज द एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर नेतन्याहू। जब ट्रंप टेक ओवर कर लेंगे वॉर, तो नेतन्याहू पॉलिटिकली एंड फॉर ऑल मैटर्स ही इज गॉन। वो इजराइल फिर एक नया इजराइल जन्म लेगा उस सिचुएशन के बाद। ईरान में ये अच्छा, ट्रंप की अभी जो अपनी काबीना है या अपने जो लोग हैं उनमें से सीरियस बहुत सारे माइंड ऐसे हैं जो उसको रोक रहे हैं कि ही शुड नॉट गेट। अमेरिका का इंटरेस्ट आपके ख्याल में सिर्फ इतना है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, या वो इससे कुछ बड़ा और आगे का देख रहा है? मेरे ख्याल में वो देखिए एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट तो वो अपने आप को फील करते हैं। रेवोल्यूशन की जो थ्रेट है वो न सिर्फ अमेरिका ने फील किया है, इजराइल ने फील किया। आपने देखा अपने रीजन में भी कुछ कंट्रीज स्ट्रेस में गई हैं उसके बाद जी। कोई पॉलिसीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू आवर ब्रदर्स, कोई इतनी इनकरेजिंग कभी ईरान की भी पॉलिसीज नहीं रही अपने, या उन मामलात को ठीक करने की कोशिश। देखिए खमेनी जब आए थे, जब ये रेवोल्यूशन आया था, तो देवर अगेंस्ट दिस ईवल एलिमेंट्स, ये जो कहते थे जी ये ईवल है, एटम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और एटम बॉम्ब की तरफ वो सोचते भी नहीं थे। फिर इराक की सिचुएशन हो गई, इसी वेस्ट ने, इसी अमेरिका ने इनको फिर लड़वाया, ये सारे लड़े। इराक की सिचुएशन के बाद दे थॉट कि ये न्यूक्लियर की, देखिए दुनिया पूरी हिल जाएगी। अब ये भी एक डिस्कशन शुरू हो गई कि यार अपने आप को अगर महफूज रखना है तो न्यूक्लियर का होना जरूरी है। तो ये न्यूक्लियर की हसूल सर्च पे जाएगा या ये खत्म होगा, ये देखने की बात है। जो यूक्रेन में हुआ और जो अभी ईरान के साथ हो रहा है, देखिए वो उस तक ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं सर? ऑप्शंस ईरान के पास देखें, एक तो अनफॉर्चुनेटली पहले डी एस्केलेशन की बात हो रही थी, अब डी एस्केलेशन से पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ चला गया। पहले इन्होंने बीच में जब अटैक हो भी गया तो उसके बीच में भी नेगोशिएशन की बातचीत हो रही थी, तो वो डी एस्केलेशन थी कि एक न्यूक्लियर डील किसी न किसी सूरत में हो जाती। अब ऑप्शन वन ये है कि या तो वो न्यूक्लियर पॉलिसी कैप्चुलेशन है, अनफॉर्चुनेटली, जो ईरान कभी भी नहीं करेगा। वो न्यूक्लियर से, उसे पता है कि न्यूक्लियर ही मेरी गारंटी है। अब ये क्योंकि न्यूक्लियर से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन्होंने हटा के मिसाइल्स पे ले गया, इन्हें पता है कि मिसाइल से रिस्पॉन्स आ रहा है। जब न्यूक्लियर भी नहीं होगा, मिसाइल भी नहीं होगा, तो फिर ईरान होगा और गाजा वाला सीन दोबारा
वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी ईरान में उन्होंने हिलाल अमर की 1-2 गाड़ियों को टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो जेनोसाइडल एक्शन होना ही होना है। तो दे एग्जैक्टली नो कि यार हम अगर इसको सरेंडर कर दिया तो हम इसमें से। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो अभी अपने स्टॉक पाइल को, जो उनके पास वेपन्स एमुनिशन जो भी पड़ा हुआ मिसाइल, उसको अब वो क्राफ्टली यूज कर रहे हैं। वो पहले आपने देखा होगा कि सर्च ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो एहतियात से इस्तेमाल, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिकन भी इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ लंबी तो पता नहीं कितनी होगी नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इनके टारगेट्स जो इस रीजन में है, ऑफ कोर्स दे विल बी टारगेटेड बाय ईरान, क्योंकि इफ दे हैव टू गो डाउन दे विल गो डाउन फाइटिंग। लेकिन उसके बाद यहां पे पूरा रीजन, लेट्स से कि कतर में एक चीज, अब मुझे जिसका 2 चीजों का सबसे ज्यादा खौफ है जी। एक तो ये कि लेट्स से कि कतर में वो कोई टारगेट ले लेते हैं, या मिडिल ईस्ट की किसी और कंट्री, वो भी इस्लामिक कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह ये वॉर शार लड़के भाग जाते हैं, जो ऐसे अफगानिस्तान, हम खुद विक्टिम ऑफ बिट्रेयल हुए हैं, दे विल गो बैक। इजराइल भी उसके साथ कंटिन्यूस उसका नहीं है, और वो एक सिचुएशन में, और ये इस्लामिक कंट्रीज फिर जिस कंडीशन में जाएंगी जो कोलैटरल डैमेज की वजह से, ये एक आपस में, तो इन इस्लामिक कंट्रीज में जहां पे इनके ट्रुप्स हैं, इनको भी जरा थोड़ा सा सोचना होगा कि हम अलाउ करें इनको या ना करें, ताकि थोड़ा सा प्रेशर डाले कि डायलॉग के जरिए मसले को हल करें। लेकिन ऐसे में कैसा मुमकिन है कि अमेरिका को पता ना हो कि ये किसने किया? क्या उनकी इंटेलिजेंस इतनी वीक है? देखिए, अमेरिका को तो बहुत सारी चीजें पता होती भी, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सूट करती है। तो यू विल हैव, देखिए ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन किस चीज पे लड़े? ये नहीं कह रहे ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो इजराइल और अमेरिका की कंसेंट से होगा, लेकिन अमेरिका दुनिया को ये बताएगा कि देखें ईरान ने कर दिया, न भी शामिल हो। देखिए ना, नेतन्याहू ने बड़ा स्मार्टली ट्रंप को कैप्चर किया हुआ है इस वक्त। ट्रंप फॉर एवर वॉर से तंग आके नो वॉर पीस के ऊपर इलेक्शन लड़के आए हुए हैं। वो प्रेसिडेंसी में इसी नारे के ऊपर आए हो कि आई विल स्टॉप ऑल द वॉर्स। यही प्रेशर कैबिनेट में उनके लोग उनके ऊपर प्रेशर कई डाल भी रहे हैं कि हमने इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना, व्हाई टू क्रिएट एन एनिमी फॉर आवरसेल्व्स। और उसके पर देखिए, फिर ये पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगी। जब रीजन को लपेट में लेगी तो अमेरिकन इंटरेस्ट भी हार्म होंगे। ये नहीं है कि अमेरिकन इंटरेस्ट हार्म नहीं होंगे। ईरान देखिए, अपरेंटली लोग यही समझ रहे हैं कि बहुत वीक है, लेकिन इतना वीक भी नहीं है। वो कुछ ना कुछ ऑप्शंस उनके पास है। और इसमें देखें, वॉर तो वाशिंगटन ने 20 इयर्स की अफगानिस्तान में भी शुरू की, लेकिन 20 साल बाद नोशन ऑफ विक्ट्री वो पगड़ी बांधे हुए तालिबानों ने लिखा। तो वॉर हैज इट्स ओन एक अपना पाथ लेती है, उसी तरफ चली जाती है। बट पाकिस्तान के लिए, अगेन कमिंग ओवर टू आवर ओन कंट्री, इट इज अ सीरियस, वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। चाहे रिजीम होती है, और रिजीम होके एक प्रो इजराइल अगर जब रिजीम बैठी होगी तो फिर आप एक और काबुल तेहरान में। लेकिन इसके कितने इम्कान हैं जॉन साहब? इस बात के कितने खदशात या इम्कान मौजूद हैं कि, और तेहरान में इसको कैसे महसूस किया जा रहा है कि क्या वाकई रजीम चेंज हो सकता है? देखें, 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक वॉर हुई, पूरी कोशिश की गई कि रजीम को चेंज किया जाए सद्दाम के थ्रू। उस वक्त पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि रशिया भी सपोर्ट में था इराक के, सद्दाम के। उसके अलावा 1981 में इनकी पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया, पूरी पार्लियामेंट का ब्लास्ट हुआ, सारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो मारे गए। बट एट द सेम टाइम रजीम चेंज नहीं हुई। मैं ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट हो रहे, उस पर भी रजीम चेंज नहीं हुई। कोशिश पूरी की जा रही है कि रजीम चेंज हो, लेकिन रियलाइजेशन लोगों को ये नहीं है कि ईरान के अंदर रियलिटी, ऑब्वियसली देयर इज, जाहिर सी बात है, इतना प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न मीडिया पूरा जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, सोशल मीडिया को भी। तो दिखाया ऐसा जाता है कि ईरान में जो है सारे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ है, या सारे लोग प्रोटेस्ट में निकल गए, जबकि ऐसा ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल पिक्चर मैच नहीं करती। यहाँ पे ईरान के पास बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रेवोल्यूशनरीज, और इनकी जो बसीज फोर्स है, वॉलंटरी फोर्स है, उसके अंदर कहा जाता है कि 5 लाख से लेकर 16 लाख तक के नंबर मौजूद है लोगों के, उन लोगों के जो वॉलंटरली खड़े हैं एज रिजर्विस्ट फॉर वॉर एंड फॉर एनी पर्टिकुलर इमरजेंसी दैट ईरान माइट हैव इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो रियलिटी इस चीज के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती कि रजीम चेंज हो जाएगा या रजीम चेंज हो पाएगा। ईरान अभी इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है देन इट वाज during the early 1980s and during 1990s as well. हमास, हिजबुल्लाह, प्रॉक्सीज जो थी वो तो थी, बाद में यमन जो है वो आ गया है सामने एज अ स्टेट पावर प्लेयर, वो चीज जो है वहाँ पे बैठ गए हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि सीरिया के अंदर उनकी जो है वो कुछ लॉसेज हुए हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत थर्ड लाइन सपोर्टेड लोग हैं और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है।
बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया जॉन साहब आपका भी, और जॉन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इन मखसूस नशस्तों का केस अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ ने अपना जो एहतजाज का प्लान था उसको 2 हफ्ते के लिए मौखर करने का ऐलान किया है। PTI मौजूदा हालात में, सियासी हालात में और अदालत में जो मामला चल रहे हैं उस पर क्या सोच रही है, सेनेटर हामिद खान साहब से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, खुशामदीद। सर ये बताइएगा कि मखसूस नशस्तों का जो केस चल रहा है, हम इसके आर्गूमेंट्स देख रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब के भी तफसील से हमने दलाइल सुने, और आज सलमान राजा साहब के भी। ये जो इसी दौरान ये दरख्वास्त की गई कि 39 वो लोग जिनके हद तक तो कंफर्म है कि उन्होंने PTI का टिकट ही जमा कराया था, अदालत से इस्तदा की गई कि कम से कम इतनी काउंटिंग के हिसाब से 39 लोगों के हिसाब से मखसूस नशस्तें दे दी जाएं। अगरचे अदालत की तरफ से इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन आपके ख्याल में ये मुतालबा होना चाहिए था? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ख्याल में मुतालबा तो ये होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8-5 का, उसको पूरे का पूरा इंप्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही है, यही है। हम कोई बीच में आधे एक्सेप्ट और आधे जो है वो छोड़ेंगे नहीं है। ये पूरा का पूरा मुताला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये आला इंसाफ के असूलों के ऊपर मबनी है। इसमें कोई बंटवारे की बात नहीं हो सकती कि 39 ठीक है तो 41 ठीक नहीं है, या किसी और असेंबली में भी कुछ सीटें दे दी जाएं, कुछ छीन ली जाएं। ये बिल्कुल गलत होगा। लिहाजा हमारी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। ये मुतालबा तो मगर पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये तो मुतालबा तो फिर ये कहता है ना कि जी आप 39 के हिसाब से हमें दे दें और 41 के हिसाब से आप बाद में फैसला कर लीजिएगा, चाहे वो फिर दूसरी जमातों को चली जाए। जी नहीं, उसके बारे में हमें कुछ ऐसी बात कहने की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह यह है कि जो नज़र-ए-सानी का कानून है और उसके ऊपर जो प्रैक्टिस है वो बड़ी वाज़ेह है। जब तक कि उस जजमेंट में कोई इस किस्म का एरर ना हो, जो एरर सामने नज़र आ रहा हो, तब तक कोई ऐसा बेंच जो रिव्यू सुन रहा होता है वो उसको तब्दील करने का हरगिज़ भी जुरिस्डिक्शन नहीं रखता। लिहाजा ये बात कहनी कि इसमें से कोई तब्दीली की जाए, कुछ निकाल लिए जाए, कुछ रहने दिए जाए, ये बिल्कुल उन असूलों के ख़िलाफ़ है जो कि नज़र-ए-सानी की जुरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सही सर, फैसला तो जाहिर है जब आना है वो तो अभी आएगा, वो तो हम उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमें लगता है कि दौरान फैसला ही रद्द हो गई। मसलन फैसल सिद्दीकी साहब के जो इब्तदाई पहले दिन के जो दलाइल थे कि जी न्यूमेरिकली छोटा बेंच इसको नहीं सुन सकता, लेकिन बेंच ने सुन लिया। सेम बेंच सुन सकता है, दूसरा बेंच नहीं सुन सकता, लेकिन दूसरे बेंच ने सुन लिया। तो अनाउंस किए बगैर ही ये इब्तदाई मुतालबात या दरखास्तें जो थीं फैसल सिद्दीकी साहब की, ये कहा जा सकता है कि वो तो रद्द हो चुकी हैं। देखिए, रद्द की हैं, लेकिन हम उसको भी चैलेंज करने का पूरा हमारे पास रास्ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला है इनका, जो ये कहते हैं कि छोटा बेंच सुन सकता है। ये एक सेटल्ड लॉ जो है, जो सदियों से सेटल्ड है दुनिया में, उसके खिलाफ ये बात है। दूसरा ये कहना कि जो जज जिन्होंने फैसला लिखा है या जो मेजॉरिटी जजमेंट देने वाले जज हैं, अवेलेबल हैं, अदालत पे मौजूद हैं, उनको हटा के उनकी जगह चंद जूनियर जज बिठा के जो अभी नए आए हैं, जो उस वक्त जज भी नहीं थे जब ये फैसला दिया गया, उनको बिठा के फैसले में रद्दोबदल हो सकता है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी, इससे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं हो सकती। हामिद खान साहब, हमने देखा कि इस बेंच में कुछ ऐसे जजेस भी शामिल हैं जो केस सुनने वाले बेंच में शामिल नहीं थे और अपील सुनने वाले बेंच में शामिल हैं। जाहिर है उन्होंने चूँकि केस नहीं रखा हुआ है तो वो बुनियादी नौइयत के सवाल उठा रहे हैं कि जो फ़रीक ही नहीं था उसको कैसे सीटें मिल सकती हैं। PTI तो फ़रीक ही नहीं थी। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने ये सवाल बार बार उठाया, कुछ और जजेस की तरफ से भी उठाया जा रहा है। तो आपका तजर्बा क्या कहता है, उम्र भर का जो आपका तजर्बा है,
कि क्या रिव्यू की स्टेज पे जो केस के इब्तदाई सवालात हैं उस पर दोबारा से जांच हो सकती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जो सेटल हो गया एक दफ़ा फैसला, उसको आप सिर्फ एक सूरत में छेड़ सकते हैं, अगर कोई एरर हो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर ऐसी कोई गलती नहीं है, अब हर केस में अपनी एक रीजनिंग होती है, अपना एक रैशनल होता है, अपना एक बेसिस होता है, उसको आप छेड़ नहीं सकते रिव्यू। ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन नहीं है, अपील की बहुत खुली जुरिस्डिक्शन होती है। अपील में जो फैक्ट्स और कानून को एक दफ़ा फिर देखा जा सकता है पूरी तरह। रिव्यू में ये सब कुछ नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि वो जजमेंट फाइनल है, उसको तब ही छेड़ा जाएगा अगर उसमें ऐसी वाज़े गलती नज़र आएगी जो कि किसी को, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट। ऐसी तो कोई गलती पॉइंट आउट अब तक नहीं कर सके, ना पिटिशनर्स ने की है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो किसी किस्म की भी जो हैसियत ही नहीं है, उसको लोकस स्टैंडाई नहीं है चैलेंज करने का, क्योंकि वो तो एक क्वाज़ाई जुडिशल अथॉरिटी है। देखिए ना, ये फैसला जिसको डिफेंड कर रहे हैं उनका अपना फैसला है। कभी ऐसा भी हुआ है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाए कहने के लिए कि मेरे फैसले को अगर अदला बदल किया गया तो मैं आपके सामने एग्रीव पार्टी हूँगा। इसमें क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन का फैसला था जो कि चैलेंज हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के सामने। पेशावर हाई कोर्ट ने उसको मेंटेन किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के फैसले को जो है उसको रद्द करके अपना फैसला दिया है। अब ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई इस किस्म का लोकल स्टैंडाई है कि वो उस फैसले की डिफेंस में अपील करती फिरे, ना ही हाई कोर्ट ये कर सकती है। जब हाई कोर्ट नहीं कर सकती तो इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए चैलेंज। मेरे नज़दीक तो इसी बात पर ये सारी पिटीशंस जो है खारिज होने वाली हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई लोकल स्टैंडाई नहीं है, कोई उनकी ये मकाम नहीं है कि वो ऐसे फैसलों को चैलेंज करते फिरे। आमिर खान साहब, आप बात कर रहे हैं एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट की, लेकिन आपके ख्याल में ये जो आर्गूमेंट अभी बार बार आ रहा है और जजेस की तरफ से भी सवाल की सूरत में रिमार्क्स आ रहे हैं और वकला की तरफ से भी कि ये मखसूस नशस्तें एक ऐसी जमात को दे दी गई जो इसमें फरीक ही नहीं थी, तो क्या ये एरर ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट दिखाई नहीं दे रहा सर? ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स कहूँगा, जजमेंट पे नहीं। जजमेंट तो ठीक है, ये आपकी बात है। एरर फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो अभी चल रही है, भाई आप लोग तो उस जजमेंट का हिस्सा ही नहीं है, आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? देखिए ना, नजर सानी का मामला चल रहा है, यानी केस सुन रहा है नजर सानी की दरखास्त से। भाई नजर सानी तो वही जज कर सकता है जिसने पहले फैसला दिया हो, जिसकी नजर अव्वल पड़ी हो। जो ऐसे जज हैं जिसने पहले ही, जिसकी नजर अव्वल से ही नहीं वो फैसला गुजरा, जिसने लिखा ही नहीं, वो नजर सानी कैसे कर सकता है? ये तो एक बुनियादी असूलों के खिलाफ है। यहाँ पर सारी इसके पीछे एक स्कीम है। वो जो 8 मेजॉरिटी जजेस थे, आपको हैरत होगी कि उनमें 8 में से 5 को बाहर बिठा दिया है इन्होंने, एक पूरी स्कीम के तहत किया गया है। और जो जजेस थे जिन्होंने डाइसेंट किया था, बल्कि स्ट्रांग डाइसेंट लिखने वाले, जिन्होंने ऐसी बात लिखी है जो कि कानून और आइन के सख्त खिलाफ है, उनको बिठा दिया हुआ है और वो बैठे हुए हैं, वो फैसला सुन रहे हैं। उनमें से जो 3 हैं, एक तो रिटायर हो गया है उनमें से, बाकी तीनों के तीनों बिठा दिए हैं। उधर 8 में से 5 को नहीं बिठाया गया, सिर्फ 3 को बिठाया गया। इसके पीछे जो बदनीयती है इस बेंच को फॉर्म करने की बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। सही है। सेनेटर साहब, 2-3 सवाल मैं आपसे ज़रा सियासी नोयत के भी करना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज की बात कर रही थी
और इमरान खान साहब का जो हालिया ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने कहा, जो गुफ्तगू की थी इनफैक्ट, और फिर वो बाद में हमारे ट्वीट के ज़रिए हमारे सामने आई कि वो मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में, ख़त्ते के हालात के तनाजुर में इनफैक्ट वो अपनी तहरीक को 2 हफ्ते के लिए मौखर कर रहे हैं। तो क्या ये तय था कि 2 हफ्ते के अंदर तहरीक आने वाली थी क्या? देखिए, बिल्कुल यही इरादा था जो खान साहब ने पहले बयान किया था कि चूंकि सारे रस्ते जो बंद किए गए हैं, कानूनी रस्ते बंद कर दिए, 26वीं तरमीम से आइन को तबाह व बर्बाद करके रख दिया, 26वीं तरमीम ने हमारी अदलिया को बेईमानी करके रख दिया, तो आखिर क्या तरीका है, किस तरह हम इंसाफ लें, हम लोगों के पास जाके इंसाफ मांगे, कि ये बात खान साहब ने कही थी। लेकिन इस वक्त बैनुल-अक़वामी हालात को सामने रखते हुए, ये समझते हुए कि इस वक्त मुल्क के अंदर हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है इन मुश्किल हालात का सामना करते हुए, इसलिए इसको मौखर कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।